एवरीवन वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही में आप सभी का स्वागत है पीछे सारे यारों की इस बूस्टर सीरीज में। आज के इस क्लास में बात करेंगे कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। इसको जो आपके प्रीलिम्स में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इसको यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए साथ ही आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, है ना। पीडीएफ दे दीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, और इसको जो है जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेहतर होगा। बाकी जो अन्य क्लासेज है बूस्टर स्टेज की और करंट अफेयर की, उस क्लास को जरूर देख डालिएगा। प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर का हो, टेस्ट सीरीज हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसको आप कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। यहाँ से देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट में सबसे पहला दिया है, कुछ एक तरफ एसिड का नाम दिया हुआ है और स्रोत, ये साइंस का प्रश्न है। यहाँ से आप देखेंगे हर बार दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपको मिलान करने के लिए देगा, मैं सीधा फॉलोइंग करने के लिए, या तो फिर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर एसिड के नाम है और उसका स्रोत क्या है। तो सबसे पहला देखिएगा एसिटिक एसिड। तो जानते हैं कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है साथियों, तो सिरका में। ठीक है, इसका जो सोर्स है, स्रोत आप कहें तो क्या है, सिरका है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट एसिड है, कौन सा, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड आप जानते हैं कि इसमें चींटी का जो डंक है इसमें पाया जाता है, चींटी का डंक। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, एक जगह आपको एक जगह ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर ही देंगे। यहाँ पे ये है कि देखिए, कोई इसमें 2 से 3 से 4 आपको एक पेयर बनाता है, और 4 पेयर में आपको एक तो पूछ ही लेता है परीक्षा में। साइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो देखिए, खट्टे फलों में मिला ये पाया जाता है। जैसे कि खट्टे फलों में अगर आप बात करें तो संतरा हो गया, नींबू हो गया, सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके साथ साथ एक है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड आप देखते हैं किसमें, ये पाया जाएगा आपका दही में। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा, तो दही में पाया जाएगा। और अगला है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। तो ये देखिए किसमें, ये आपका अब पालक में, किसमें, पालक में। उसके साथ साथ एक क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी वाला स्रोत है, वो आप देखेंगे कि आंवला, है ना, खट्टे फल, इस तरीके से इसमें पाया जाता है। और टारटेरिक एसिड याद रखिएगा, इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन तीनों में पाया जाता है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है लोग कि जो है टारटेरिक एसिड जो है कि अंगूर का है कि इमली का है। ध्यान दें कि दोनों में इसको ये देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा सा ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा जनरली, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एसिड का नाम याद रखिएगा और किसमें पाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे धातु और अधातु दिए हुए हैं, और उनके लक्षण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, धातु और अधातु दिए हुए हैं, और एक तरफ इनके कुछ लक्षण दिए हुए हैं। तो ऐसे यहाँ भी जो प्रश्न बनेगा, मिलान करने वाला ही प्रश्न बनता है जनरली। तो ध्यान दीजिएगा, पारा के बारे में, पारा के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ये एक धातु है, पारा क्या है, एक धातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर क्या है, ये तरल है। तो ये क्वालिटी यहाँ पे पारे की बताई जा रही है कि एक धातु है लेकिन कमरे के तापमान पर क्या है, तरल है। उसके बाद से क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में क्या स्पेशल है, देखिएगा, ये एक गैर धातु है, लेकिन ये भी क्या है, कमरे के तापमान पर तरल है। अंतर क्या है दोनों में, दोनों कमरे के तापमान पर तरल है। पारा और ब्रोमीन एक धातु है और एक गैर धातु है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट जो कह रहा है आयोडीन से संबंधित। आयोडीन क्या है, तो ये एक गैर धातु है, लेकिन क्या है, चमकदार है। ठीक है, तो आयोडीन के बारे में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी बताई जा रही है, ये गैर धातु है, लेकिन क्या है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ये चमकदार पदार्थ में से इस तरीके से इसको देखा जाता है। अगला नाम है लिथियम का। तो ये एक धातु है लेकिन नरम होते हैं। किस तरह का धातु है, लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, तो लिथियम ध्यान दीजिएगा, ये एक धातु है लेकिन ये नरम होता है। उसके साथ साथ एक नाम है अगला गैलियम। गैलियम क्या है, ये धातु लेकिन बहुत कम गलनांक, मतलब ऐसी धातु जो इसका गलनांक क्या है, बहुत ही कम है, तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैलियम। ठीक है, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है फैक्ट के तौर पे। कार्बन की बात कीजिएगा, तो कार्बन देखिए गैर धातु है, जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है। प्रत्येक रूप को एक एलोट्रॉप कहा जाता है। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन का याद रखिएगा, गैलियम का, लिथियम का, ये सारे नाम में बता, बहुत छोटा ही टॉपिक है, छोटी क्लास है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए जब बनती हैं तो पीवाईक्यू एनालिसिस करके, टेस्ट सीरीज एनालिसिस करके, तब ये सारे पॉइंट सामने आते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, कुछ यहाँ पे रोग है, कुछ रोग और कुछ कारक। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ साथी ऐसे हैं कि जो पूरा पूरा लेके एक ही बार बैठ जाएंगे। जैसे अब रोग और कारक पढ़ने बैठे तो एक ही साथ पूरा 3 से 4 पेज का पूरा पीडीएफ लेके बैठ गया या नोट्स लेके बैठे, तो वो
पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि आपको इतना तैयार हो पाए, ठीक है। ऐसे छोटे-छोटे पेयर में बना के ये जगह 5-7 याद कर लिए, फिर 5-7 याद कर लिए, तो इस तरीके से याद होगा। अब पूरा एक साथ मान लीजिए कि अगर आप बैठ गए जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, है ना, कवक से होने वाले रोग, तो रटते रहिए कितनी सारी बीमारियाँ, कितने उसका अलग-अलग कारक है। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट चांसेस है कन्फ्यूज़न होने के। ऐसे अलग-अलग जगह आपका छोटा-छोटा नोट्स रहेगा, तो 2-4 बीमारी की जगह तैयार हो गई, फिर कुछ एक जगह तैयार हो गई। तो इस तरीके से नोट्स अगर आपका रहेगा तो एक हेल्दी नोट्स और अच्छे से वहाँ पे आपको रिवीजन करने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए कि यहाँ पे कुछ रोग हैं और कारक है। पहला रोग कह रहा है कंठमाला रोग, ये किसके इसका कारक क्या है? विषाणु है, विषाणु का वैसे होता है कंठमाला रोग। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एथलीट फुट। एथलीट फुट जो बीमारी है आपकी होती है किससे? कवक से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है किससे? ये बीमारी कवक से होती है। उसके साथ-साथ एक अगली बीमारी है स्कारियासिस, ठीक है? स्कारियासिस बीमारी का नाम लिखिए गोल कृमि के द्वारा, किसके द्वारा? गोल कृमि के द्वारा ये होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया आप जानते हैं, मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम, ठीक है? ये इसके कारण होता है मलेरिया। कोड के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रोग है और उनसे इससे कारक से द्वारा होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो अगला देखिएगा इसी तरीके से ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे मध्यकालीन भारत की शब्दावलियाँ, ठीक है? मध्यकालीन भारत की शब्दावलियाँ और उनका अर्थ, यानी जो मिडाल में कई बार में हम आपको बताते हैं कि प्राचीन हो, मध्यकालीन भारत हो, यहाँ का जो प्रशासन है या शब्दावलियाँ वो अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो वहाँ से ध्यान दीजिए पॉइंट। मध्यकालीन का है, पहला टर्म का एक अगर शब्दावली कि महसूल, महसूल किसको कहा जाता था? तो ये ध्यान दीजिएगा, महसूल कहा जाता है जो अनुमानित आय है, उसको कहा जाता था क्या? महसूल कहा जाता था। उसके साथ-साथ अगला जो टर्म है खराज, तो खराज क्या होता था? तो ये भू-राजस्व होता था। क्या होता था? भू-राजस्व, ठीक है? खराज क्या है? भू-राजस्व, ये पूछा जा चुका है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला नाम है वली, ये क्या है? एकता धारक या प्रांतीय गवर्नर, ठीक है? जो प्रांतीय गवर्नर या एकता धारक होता तो उसको क्या कहा जाता? वली कहा जाता था, ठीक? अगला पॉइंट देखेंगे तो मवास, मवास क्या है? तो विद्रोही क्षेत्र या गाँव जहाँ पर बल प्रयोग द्वारा भू राजस्व वसूला जाता था। ये अलग से थोड़ा-सा इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना? इस बार मतलब ये एक अलग टर्म दिख रहा है, चर्चा में भी रहता है, इस तरह की बातें पूछे जाने की संभावना इसकी है। मवास को याद रखिएगा कि ये विद्रोही क्षेत्र है या उस तरह के गाँव कह लीजिए जहाँ पे भू राजस्व को वसूलने के लिए, है ना, बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है? तो बलपूर्वक वहाँ से क्या वसूला जाता है? भू राजस्व, उस जगह को कहा जाता है मवास। इनाम की बात करें क्या? इनाम जो है राजस्व मुक्त अनुदान है, मतलब जहाँ से आप वहाँ एक जो है टैक्स फ्री जो दे दिया जाता है वो इनाम के तौर पे है, ठीक है? अगला है जीतल, तो जीतल आप जानते हैं ये कॉपर का सिक्का है ना? कमेंट करके ज़रा बताइएगा जीतल और प्लस टांका, ठीक है? ये कॉपर का सिक्का जीतल और टांका भी एक सिक्का था। इसको चलाने वाला किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिल्ली सल्तनत में भी इसको स्टार्ट किया गया था। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पॉइंट है करवानियन। करवानियन जो है ये अनाज व्यापारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अनाज व्यापारी या इस तरीके की जो टर्म आते हैं व्यापार से संबंधित वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अनाज व्यापारी को क्या कहा जाता था? करवानियन, ठीक है? तो ये टर्म आपको याद रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो है यहाँ से देखिएगा, अ, ये उत्तर प्रदेश में स्थित भारत के जो है रामसर स्थल, यानी जो उत्तर प्रदेश में जो आप रामसर साइट देखते हैं, कौन सी? रामसर साइट ना। तो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से रामसर साइट है उसके बारे में थोड़ा-सा एक बार नज़र डाल लीजिए कौन-कौन से हैं। तो उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, कई बार ऑप्शन देके पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन है, कौन नहीं है। तो पहला है ऊपरी गंगा नदी, ठीक है? ब्रिजघाट से नरौरा खंड तक के बीच में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सारे के सारे क्या हैं? ये रामसर स्थल है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आपके उत्तर प्रदेश में स्थल है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, है ना? सरसई, नावर झील, ये सारे के सारे क्या हैं? नाम याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद से दक्षिण सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये लास्ट में यही हुआ था, इसको याद रखिएगा, है ना? संत कबीरनगर में ये स्थित है। बखीरा वाला लास्ट टाइम न्यूज में यही था, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? दो अन्य पॉइंट देखिएगा, एक तांजलि झील है, ये पंजाब की एक रामसर स्थल साइट है, और अंशुपा झील, ठीक है? कौन सी झील? अंशुपा झील है, ये कहाँ की है? उड़ीसा की। तो दो अन्य जो है ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना? कांजलि रामसर स्थल पंजाब में और अंशुपा झील आपका उड़ीसा में, ठीक है? ये दोनों दोनों रामसर स्थल ये भी है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के तौर पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है पॉइंट, यहाँ पे कुछ भारत के राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? राष्ट्रीय उद्यान और वो राज्य किस किस राज्य में कौन सा स्थित है उसके बारे में देख लीजिए। जैसे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, ये कहाँ पर है? तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है।
चंदोली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कौन सा चंदोली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थिति है आपका, महाराष्ट्र में, है ना। उसके साथ साथ अगला नाम है कि मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे साथियों, तो गुजरात में देखने को मिलेगा। अगला नाम है मौलिंग नेशनल पार्क, कौन सा मौलिंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपका मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क आप जानते हैं असम में। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिए कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा जल्दापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा में थे और संबंधित राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिला। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि भारत के पवित्र उपवन और राज्य क्या है, भारत के कुछ पवित्र उपवन है और किस राज्य में है ये पॉइंट। तो पहला नाम है गुम्फा वन, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गुम्फा वन जो है आपको कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देवराय की बात कीजिएगा तो कहाँ पर है, गोवा में है। कहाँ पे, तो गोवा में। ठीक है, अगला नाम है गम खाप। ठीक है, गम खाप कहाँ मिलेगा आपको, तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ये स्थित है ना। अगला नाम देखिएगा, अगला नाम कह रहा है गरमथन। ठीक है, गरमथन जो है आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। देवरा काडू, देवरा काडू जो नाम है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में मिलेगा। अन्य दो और देख लीजिए, देवभूमि आप सभी जानते हैं, देवभूमि उत्तराखंड, ये स्पेशल में भी पूछा जाता है ना। ओरण की बात करेंगे तो कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो ये कुछ जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे ये आपने देख लिया। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानांतरण जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि, उसका स्थानीय नाम अलग अलग जगह पे, अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम दिया था। फिलहाल यहाँ पे कुछ देश में क्या क्या नाम दिया था, ये पहली बार लेक्चर जो बूस्टर सीरीज की थी उसमें हमने आपको पूरा करा रखा है, यहाँ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो बात करेंगे लद्दाख, तो लद्दाख कहाँ कहा जाता है, तो मलेशिया में कहा जाता है। कहाँ पे, मलेशिया में। चीना कहाँ कहा जाता है, तो श्रीलंका में कहा जाता है। तामराई की अगर बात करें, इस स्थानांतरित कृषि को तामराई कहाँ बोला जाता है, तो थाईलैंड में बोला जाता है। कहाँ पे, थाईलैंड में। तोंगिया की बात करेंगे, तोंगिया कहाँ बोला जाता है, बर्मा में। मिल्पा अगर बात करें तो अफ्रीका और मध्य अमेरिका में कहा जाता है इसको मिल्पा। और उमाह की बात करें तो ये जावा में। कहाँ पे, जावा में इसको कहा जाता है। तो ये कुछ स्थानांतरित कृषि और उसके नाम है, महत्वपूर्ण रहेगा देश के साथ, ध्यान रखिएगा। जो चर्चा में रहे हैं, न्यूज में थे कहीं ना कहीं, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में है कि भारत के कुछ वनों से संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं, उन संस्थानों को देख लीजिए और किस जगह पर ये स्थित है। ये भी प्रश्न जो है आपको मिलान करने के तौर पे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, ये वाला नाम कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है परीक्षा में, है ना। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पर है आपका, शिमला में है। कहाँ पर है, ये आपका शिमला में है। कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान साथी ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। और एक और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कई बार पूछा हुआ है, पर्णपाती वन संस्थान, तो नाम से पर्णपाती, ठीक है, दिख रहा समझ में आ गया होगा, जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर में ये स्थित है। और एक अगला इंपॉर्टेंट, वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान आपका जोरहाट असम में। कहाँ पर, असम में स्थित है। ठीक है, और ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर में। वन उत्पादकता संस्थान आपका कहाँ स्थित है, तो रांची में। कहाँ स्थित है साथियों, तो रांची में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। आई होप कि ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस में। ठीक है, इस तरीके से जो मैच करने वाले प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं भारत के राज्य हैं, यानी जो आप देखिएगा कुछ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर हैं और किस भारत के किस राज्य में है। तो मोस्टली यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट जो आपका है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पे ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन सबको एक जगह यहाँ पे देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है ना। नॉर्थ ईस्ट के बहुत चर्चा में रहता है तो प्रश्न पूछते रहता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ के कोई नेशनल पार्क हो या फिर कोई अन्य जैसे जल विद्युत परियोजना हो या फिर कोई नदी हो, इस तरह के जब भी कुछ चर्चा में रहता है तो आप ध्यान दीजिएगा, वो प्रश्न वहाँ से बनेगा ही बनेगा। रंगा नदी की बात करेंगे, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दोयांग की अगर बात कीजिएगा, दोयांग कहाँ है, नागालैंड में। दोयांग कहाँ स्थित है, दोयांग जल विद्युत परियोजना आपका नागालैंड में देखने को मिलेगा। अगला जो है तिपाई मुख, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपको देखिएगा मणिपुर में स्थित है ना, मणिपुर में स्थित है। उसके बाद से अगला जो दो नाम है ध्यान दीजिए,
रंगित जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। धालेश्वरी की अगर बात करेंगे, धालेश्वरी तो कहाँ पर है, मिजोरम में है। कोपिली की अगर बात करें, कोपिली जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ पर, असम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप क्या देख पा रहे हैं अभी, जल विद्युत परियोजनाएं और भारत के राज्य, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एज इट इज ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, नहीं बना पा रहे तो रिवीजन के तौर पर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला कुछ इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा कुछ दर्रों के नाम है एक तरफ, और जुड़ने वाला स्थान, मतलब इस तरफ दर्रा है और एक साइड एक, बात कीजिएगा तो जुड़ने वाला स्थान, उस दर्रे से कौन कौन सी जगह कनेक्ट होती है उसके बारे में देखेंगे। तो जोजिला दर्रा, कौन सा, जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, किसको, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अगला जो नाम है उसको ध्यान दीजिएगा साथियों, कि बनिहाल, बनिहाल दर्रा किसको कनेक्ट करता है, तो श्रीनगर से जम्मू को कनेक्ट करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दर्रे हैं, और इनके लोकेशन अब नहीं पूछ रहा है, कई बार इस तरीके से प्रश्न बने किससे जो जुड़ रहे हैं स्थान, उन दो स्थानों को बताइए किसको किसको कनेक्ट करते हैं। बनिहाल की बात करेंगे श्रीनगर से जम्मू। अगला नाम है सिपकिला दर्रा, कि ये शिमला से तिब्बत को जोड़ेगा, शिमला से किसको जोड़ेगा, तिब्बत को जोड़ेगा। अगला नाम है इसमें बारालाचाला दर्रा, ये जो है आपका मंडी से लेकर लेह को जोड़ेगा। रोहतांग दर्रे की बात करेंगे तो मनाली से लेह को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो ऐसे दर्रे हैं जो चर्चा में भी बने रहते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि किससे किससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, ये नदियों और उसका जो संगम है गंगा का पंच प्रयाग, ठीक है। पीवाईक्यू भी कई बार पूछा जा चुका है, तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें अलग अलग इससे पूछा जा चुका है, कई बार देव प्रयाग को पूछ लिया है, कर्ण प्रयाग को पूछ लिया, तो अब जो इसमें बचे हैं या फिर मैच करने को पूछ ले, इस तरीके से प्रश्न यहाँ बन सकता है। तो बेहतर है कि पांचों के पांचों जो प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, आपको अच्छे से तैयार रहें। तो ध्यान दीजिएगा, देव प्रयाग, यहाँ पे कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो भागीरथी मिलती है और अलकनंदा, ठीक है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां आके मिलती हैं। अगला स्थान है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा, कौन, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। अगला नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में ध्यान दीजिएगा पिंडर और अलकनंदा, ठीक है, पिंडर और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग की बात कीजिएगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे धौली गंगा और उसके साथ साथ अलकनंदा, ये दो नदियां मिलती हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। एक तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो एक तरफ जो एक धारा है अलकनंदा, ये कॉमन है, ठीक है, सब में। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से जंक्शन पर कौन सी अलग नदी आके मिल रही है। भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा, नंदाकिनी, ये पांच नदियां हैं, सब आके मिलेंगी अलकनंदा में। और फिर पानी जो इसकी जो एक धारा बनेगी वो गंगा के रूप में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या है, कुछ परागण करता है और जो इनकी परिभाषिक शब्दावली है उसके बारे में देखिएगा। तो कह रहा है कि पहला कीट, ठीक है, इसको कह रहा था एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली कीट से संबंधित। पक्षी की अगर बात कीजिएगा तो ये क्या है, ये जो है और ऑर्निथोफिली, ठीक है, ऑर्निथोफिली। चमगादड़ की अगर बात कीजिएगा तो कायरोप्टेरोफिली जो है ये चमगादड़ से संबंधित है। और चींटी की अगर बात कीजिएगा तो मर्मेकोफिली, ठीक है। ये कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं और परागणकर्ता इधर नाम, और ये प्रश्न यहाँ से मिलान करने को पूछ सकता है, सिंपल पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो कोई एक नाम दे के आपसे पूछ ले, तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है ये कुछ जीव हैं और उनके श्वसन तंत्र है, क्या है, कुछ जीव हैं और उनके कुछ क्या है, श्वसन तंत्र है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि कौन से जीव किस श्वसन तंत्र के माध्यम से जो है अपना श्वास लेते हैं। तो पहला तो मानव का है, मानव का आप सभी जानते हैं फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ों से मानव जो है अपना क्या करता है, श्वसन तंत्र इसका है। मत्स्य एवं अन्य जलीय जीव के बारे में बात कीजिएगा तो गलफड़ा है। केंचुआ की बात कीजिएगा तो नम त्वचा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा केंचुआ वाला, नम त्वचे से। बिच्छू की जो बात कीजिएगा तो ये बुक लंग्स है ना, बुक लंग्स ये शोषण करता है। और कीट की बात कीजिएगा तो श्वास नली तंत्र से क्या करेगा, अपना ये श्वसन तंत्र को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें केंचुआ वाला है, नम त्वचा ध्यान रखिएगा, और बिच्छू का जो है बुक लंग्स याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कुछ लौह अयस्क की खाने हैं और राज्य, ठीक है, नाम दिया हुआ है, सारे के सारे ये जो है लौह अयस्क की खाने हैं
कौन सा किस राज्य में स्थित है, ये पॉइंट हमें देखना है। पहला नाम कह रहा है किरुबुरु और गुरु महसिनी, ठीक है। ये जो किस राज्य में है, तो ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे लौह अयस्क खदान है। गुआ और नुआ मुंडी, गोवा और नुआ मुंडी की बात कीजिएगा तो झारखंड में कहाँ पे साथियों, झारखंड में दल्ली, राजहरा और बैलाडीला। तो बैलाडीला आप जानते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख ये आपका कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये सारे के सारे लौह अयस्क, इसमें एक से पूछा जा सकता है। एक आपको लौह अयस्क का नाम दे दे, है ना, एक एल्युमिनियम का, एक कोयले का, चार दे के चारों ऐसे मैच करा ले, या फिर सिर्फ लौह अयस्क का पूछे तो ये नाम आपको ध्यान रखनी है, चर्चा में बने रहते हैं ये, कौन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो कह रहा है वो है कुछ असंबद्धताएं ज्योग्राफी से संबंधित और परतों के बीच। कौन सा है ये, तो जो आपका प्लेट बनता है, ठीक है, पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है अर्थ का, उसमें कोर, मेंटल, है ना, और जिस तरीके से बनता है, तो जिस जिस ज्वाइंट पे जो जो बनता है परत, तो उस परत का अलग अलग नाम है, किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा मिलता है, वो पॉइंट कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको देखिएगा। पहला कह रहा है कॉनरॉड। कॉनरॉड क्या है, यहाँ पे महाद्वीपीय और महासागरीय जो क्रस्ट है वो मिलते हैं। अगला बात करेंगे मोहोरोविसिक जो है, मोहोरोविसिक इसमें कौन सा है, तो क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल यहाँ पे आपको मिलते दिखेंगे। रेपिटी की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल वही वाला है। ये वाला सीन आपको याद आ गया होगा अर्थ का, ठीक है, कोर से आप ऊपर से बढ़ते थे, किस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलता था। गुटेनबर्ग असंबद्धता की अगर बात कीजिएगा तो ये है निचला मेंटल और बाह्य कोर, क्या है, निचला मेंटल और बाह्य कोर है। लेहमैन की अगर बात कीजिएगा, लेहमैन जो है बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर से संबंधित है। तो ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये नाम और संबद्धताएं, कई बार इसको पूछ लेता है कौन सा सही से मिलता है कौन सा गलत है ना। तो ये आपको एज इट इज ऐसे तैयार रहना है ना, चाहे लिख के प्रैक्टिस करके याद के लिए, बट ये आपके टिप पे होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, कह रहा है कि कुछ शिक्षा से संबंधित जो कमीशन है उन कमीशन को ध्यान दीजिएगा, है ना। शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी कमीशन है, इन कमीशन का नाम है, पहला है हंटर कमीशन, 1882 में आता है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। सीधे सीधे आपसे कमीशन का नाम देता है, पूछता है कि जो है कौन सा किससे संबंधित है, और इसके साथ साथ पूछ लेता है कि कौन जो है किस समय में आया है, ठीक है, तो उस समय किसके समय में आया, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो शिक्षा से संबंधित में हंटर कमीशन 1882, रैले कमीशन 1902, सार्जेंट प्लान 1944, ठीक है, ये सब किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। कुछ जो है संबंधित देखिए अकाल से संबंधित कौन कौन से कमीशन बने हैं, तो स्ट्रेची कमीशन 1880, लॉयल कमीशन 1897 और मैकडोनल्ड कमीशन जो है 1900 में, तीन ये महत्वपूर्ण आप देखिएगा अकाल से संबंधित कमीशन है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है कुछ कमीशन के नाम देता है और मिलान करने को दे देता है, तो वो वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सिंचाई से संबंधित कमीशन की अगर हम बात करेंगे साथियों, सिंचाई से संबंधित कमीशन, तो स्कॉट मोनक्रिफ कमीशन आपका है ना 1899, और पुलिस सुधारों से संबंधित ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजर कमीशन 1902, ठीक है। तो ये कुछ कमीशन है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट महत्वपूर्ण, देखिए कुछ संधियां हैं और वर्ष है, कुछ संधियों के नाम और किस वर्ष ये संधि साइन की गई है, ये यहाँ पे सिर्फ डेट बता रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा संधियों में से भी ध्यान रखिए कौन संधि जो है किसके साथ हुई है, कब साइन हुई है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना रहता है। लेकिन यहाँ शॉर्ट में एक रिवीजन में बस हम आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण का डेट बता रहे हैं। सुगौली संधि की बात कीजिएगा तो 1816 में सुगौली की संधि। यान डाबू की संधि की अगर बात करें तो 1826, है ना। उसके बाद से दो संधि और है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तुर्को तुर्को जो मनचाई की संधि है, तुर्को मनचाई की संधि 1828 और लहासा की संधि 1904, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ संधि, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखिएगा, ये है संगम युग की कुछ शब्दावलियां और उसका अर्थ, ठीक है, किस एज की, संगम एज की बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वेल्लाल, संगम एज में वेल्लाल किसे कहते थे, तो अमीर किसान को वेल्लाल कहते थे। अरासर की अगर बात कीजिएगा तो यह शासक वर्ग था, अरासर क्या था, शासक वर्ग था। पेरियार अगर बात कीजिएगा तो खेतिहर मजदूर था, क्या था, ये खेतिहर मजदूर था, है ना। कडेसियर जो क्या था, कडेसियर निम्नतम वर्ग का सदस्य था। और इनाडी क्या है, तो ये सेना का कप्तान होता था। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किस युग की है, तो संगम युग की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एक दो देख के पूछ लेगा कि इसका अर्थ बताइए, या फिर देख के आपसे क्या पूछ सकता है, मिलान कर ले को पूछ सकता है। क्लियर है यहाँ तक। तो साथ साथ ही बता दें कि देखिएगा
यहाँ पर जो कुछ समीक्षा अधिकारी आ रहे हैं स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो गया, जिसमें कि वाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट हो गया है और कंप्लीट इसका भी शॉर्ट नोट जो है स्टार्ट हो गया। मुख्य पेपर जो परीक्षा का है 21 से स्टार्ट कर दिया इसको शॉर्ट नोट से भी। तो जो लोग भी आर दे रहे हैं वो अभी से लग जाइए, इसके सारे शॉर्ट नोट्स देखिए। और ये इंपॉर्टेंट जो अभी अपडेटेड जो आया था लास्ट वाला क्लास इससे संबंधित, इस क्लास को देख डालिएगा और ये बूस्टर सीरीज मिस मत कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिएगा और बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।